Assalamu alaikum. Second subtopic of ionization energy for BS Physics Semester 1 in Organic Chemistry. Again, this is Adnan Khan. आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो आप पढ़ रहे थे, आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं रीकैप कर देता हूँ। जब आप किसी से भी कोई चीज़ छीनते हो तो कोई भी इतने आराम से उस चीज़ को छीनने नहीं देता। वो कुछ ना कुछ उस पर अपनी एनर्जी या पकड़ या ग्रिप या पोटेंशियल रखता है। जब आप इस टर्म को केमिस्ट्री में लाते हो और वो भी माइक्रो लेवल एटम पर, तो एटम में न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ग्रिप में रखा होता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं बेसिकली कि अलग अलग एटम हैं तो उनकी पकड़ भी तो अलग अलग होगी और हर एटम के लिए, हर एलिमेंट के लिए अलग मार्जिन होगा एनर्जी प्रोवाइड करने का कि कहाँ जाके वो हिम्मत हारता है और कहाँ जाके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब टॉपिक के अगले हिस्से में हम यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। यूनिट्स के बगैर तो आपको दुनिया ऑलमोस्ट पागल कंसिडर करेगी। वो ऐसे, अगर आप किसी भी चीज़ के साथ यूनिट का इस्तेमाल ना करें, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या नहीं, दुनिया आपको पागल कहेगी। वो कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई बच्चा आटा लेने के लिए दुकान पे जाए और सिर्फ नंबर बताए दुकानदार को कि मुझे 5 आटा चाहिए और लफ्ज़ किलो मिस कर दे, तो दुकानदार को ये बात कन्वे नहीं होगी, उसे समझ नहीं आएगी। लिहाजा यहाँ किलो लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब कोई जाके कहेगा 5 किलो आटा चाहिए, अब 5 गिनती है, किलो यूनिट है और यूनिट है मास की। तो इतनी अहम होती हैं यूनिट्स किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं। तो अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये क्या है? आपको ये पता है हर चीज़ मूव करती है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ मैं 2 प्लेटें दिखा रहा हूँ, एक ये प्लेट देखें और एक ये प्लेट देखें। एक पे 0 वोल्ट शो किया गया, एक पे वोल्ट 1, और दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहीं रुका रहे अगर इसको कोई खींचे ना। लेकिन अगर आप यहाँ ये लिखा हुआ है 1 वोल्ट, यहाँ लिखा हुआ है 0 वोल्ट, तो यह है पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन 2 प्लेटों में से एक प्लेट की तरफ भागना, चलना या एक्सलरेट करना शुरू कर देगा। तो आप ये भी तो कह सकते हो दिस इलेक्ट्रॉन moving due to the potential difference between the two poles, between the two plates। और जब ये हरकत करना शुरू करेगा, इसमें जो एनर्जी आएगी, जो एनर्जी ये गेन करेगा, वो एनर्जी 1 वोल्ट अप्लाई करने पर आई है, क्योंकि इन दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है। दोनों प्लेट्स में, आई एम रिपीटिंग दैट, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन का भागना, उस इलेक्ट्रॉन के भागने में, उसके चलने में, उसकी एक्सेलरेशन में जो एनर्जी उसे मिली है, उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्योंकि अभी हम बात सिर्फ एक एटम के लिए कर रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये है पहली यूनिट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। अच्छा, अब सेकंड, बहुत फेमस, बहुत कॉमन, बहुत कन्वीनियंट सेकंड यूनिट्स या जॉल्स हैं या किलो जॉल्स पर मोल हैं। अब मैं आपको मैं बताता हूँ कि इसी को हम जॉल्स में कैसे लेकर आते हैं। ये जो फार्मूला जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, W स्टैंड फॉर वर्क, Q स्टैंड फॉर चार्ज और डेल्टा V स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस
द डिफरेंस इन द पोटेंशियल, द डिफरेंस इन द वोल्टेज डेल्टा वी, ये चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, ये चेंज इन वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और क्यू चार्ज। अब आप मुझे बताएं, जिस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट करवाया है उसके ऊपर जो क्यू है, क्यू मतलब चार्ज, वो है 1.602 10⁻⁻19। और जो उसे एनर्जी मिल गई है वो हम यहां शो कर रहे हैं 1 जूल पर कूलम। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो वर्क जो हुआ, वर्क जो काम किया गया उस इलेक्ट्रॉन को खींचने में, वो ये है 1.602 10⁻⁻19 जूल्स। अब केमिस्ट्री में हम जूल्स में कम, किलो जूल्स में बात ज़्यादा करते हैं। जब आप छोटी यूनिट्स यानी कि जूल से मूव करना चाहते हो किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। ये मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। जब 1000 से डिवाइड कर दिया तो आप किलो जूल में मूव कर गए। एक अगला इशू, केमिस्ट्री में हमें एक एक एटम के लिए डिस्कस करना अच्छा भी नहीं लगता और हम करते भी नहीं हैं और कन्वीनियंट भी नहीं है। हमें चाहिए मोल में। मोल में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10⁻23। तो जब आप इन तीन चीज़ों को करोगे मल्टीप्लाई तो जवाब आएगा 96.48 किलो जॉल पर मोल। अब आप आयोनाइजेशन एनर्जी को डील कर रहे हो किलो जॉल्स के लिहाज से, और ये तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को पता होता है कि कैलोरी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें सिर्फ 4.18 से डिवाइड करना है। अब आप इन तीनों को टैली कर सकते हो, जो भी आपके पास बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक निकाल के और उसमें यूनिट्स को देख के। तो मैं इस पेज को रिपीट करता हूँ। पहले आपने ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम, उसके बाद ये किलो जॉल पर मोल, और उसके बाद ये कैलोरी पर मोल। ये हैं 3 बेसिक यूनिट्स जो इस्तेमाल की जाती हैं एनर्जी डिस्क्राइब करने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी दी गई है, जिसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फर्दर है हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज। यहाँ हायर का मतलब है पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद अगर किसी एटम में दूसरा या तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाला जा सकता है तो उसे हम हायर आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ जो एटम दिखाया जा रहा है इसमें आपको वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 3 बबल यानी कि 3 रेड, 3 डॉट दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब इस एटम के वैलेंस शेल जो हैं वो पोली और मैनी इलेक्ट्रॉनिक एटम है। अगर मैं इस एटम को जाहिर करूं एक्स से, यानी कि इस एटम को एक्स सिंबल से जाहिर करूं, और ये मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। जी का मतलब गैशियस है। तो इस एटम को जब एनर्जी मिलेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन स्किप कर जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो बनेगा कैटाइन। ये मैं बता चुका हूँ, उस आयन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कैटाइन कहते हैं, और कैटाइन भी क्यों कहते हैं वो भी बताया। अब ये एनर्जी, ये एनर्जी जो हमने प्रोवाइड की है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसे तो कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया जाए तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी ये वाली, इसे हम कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरह अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी आयन में से निकालना हो तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, हम हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज पढ़ते क्यों हैं? इससे हमें अंदाज़ा होता है कि कोई एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो ईजिली निकाल के अपने ऊपर चार्ज ला सकता है। आप एक चीज़ सोचें, NaCl में हमेशा एक Cl लगता है, लेकिन जब हम मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं तो MgCl2 लिखते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा
कि सोडियम के साथ एक Cl लिखना है और मैग्नीशियम के साथ 2 Cl, यानी कि Cl की गिनती चेंज हो रही है। इसका अंदाज़ा कैसे? इसका अंदाज़ा यूं, सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालता है इसलिए 1+, जबकि मैग्नीशियम 2 निकालता है तो 2+। ये हमें आइडिया मिला था आयोनाइजेशन एनर्जी को देखकर। अब यहाँ एक इशू है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे अभी आप ज़रा देखें मैग्नीशियम को मैं रिक्वेस्ट कर लूँ, मैं इसको जितनी मर्ज़ी आवाज़ें दे दूँ, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं निकालेगा जब तक मैं इसे अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड ना करूं। अब आप ये मानोगे कि मैग्नीशियम को मैंने 738 एनर्जी दी, प्लस का मतलब है एंडोथर्मिक, तब जाके ये माना है और इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला है, तभी तो बना है ये यूनिपॉजिटिव मैग्नीशियम आयन। अब अगर मैं इसी मैग्नीशियम आयन में से फिर कहूँ कि मुझे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अब मुझे उतनी एनर्जी नहीं, 738 नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहला तो क्वेश्चन ये है कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा क्यों होगी फर्स्ट वाले से? देखें, कॉमन सेंस है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया है जब एटम न्यूट्रल था, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, तो वहाँ हमें ज़ोर कम लगाना पड़ा। वहाँ हमने थोड़ी सी ताकत दे के, थोड़ी सी हीट दे के, थोड़ी सी एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करवा लिया न्यूक्लियस की कशिश से। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल रहे हो तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन तो पहले ही कम है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन कम है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि पहले आपने गोश्त का टुकड़ा खींचा है बकरी के मुंह से और अब आपने निकाल के लाना है शेर के मुंह से, तो दोनों में डिफरेंस होगा। इसी तरह जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने लगोगे तो जो एनर्जी दोगे, जैसे मैग्नीशियम को इसको एनर्जी दी 7730, तब जाके ये राज़ी हुआ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप यूँ समझ लें, ये घर है, यहाँ से किसी ने एक बच्चा, पहला बच्चा अगवा करना था, तो उसके लिए उसने कुछ लोगों को एंगेज किया। तो अगर लेट से वो कहते हैं हम 10,000 रुपया लेके इस बच्चे को किडनैप कर लेंगे। देखिए, पहले बच्चे में किडनैपिंग करना आसान है, घर न्यूट्रल है, वो ये समझेंगे क्या हो गया, बच्चा बाहर खेलता है, कोई बात नहीं। लेकिन पहला बच्चा अगवा होने के बाद अब वो थोड़े से केयरफुल हो गए, उन्होंने सिक्योरिटी कैमरास लगवा लिए, अब उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। अब मुझे बताएं, दूसरे बच्चे को, उसी घर के दूसरे बच्चे को किडनैप करना मुश्किल हो गया। अगर उन्हीं लोगों को कहा जाए कि इस घर का एक और बच्चा अगवा करना है, तो अब वो डबल पैसे, डबल डिमांड रखेंगे। और अगर दूसरे बच्चे के बाद उसी घर का तीसरा बच्चा अगवा करने के लिए कहा जाए, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं, अब तो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड भी रख लिया है। सिक्योरिटी गार्ड भी हो, सिक्योरिटी कैमरास भी हों और वालदैन भी अलर्ट हों, तो उस घर में से, जिस घर में से पहले 2 बच्चे किडनैप कर लिए गए हैं, तीसरा बच्चा किडनैप करना तो बहुत मुश्किल होगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें, यही सीन अगर एटम के ऊपर लगा दें, मैं यहाँ बच्चे निकाल रहा हूँ, मैं बच्चे किडनैप कर रहा हूँ, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा आगे से आगे, क्योंकि पहला बच्चा अगवा हुआ था न्यूट्रल घर से, इसी तरह पहला इलेक्ट्रॉन निकला था न्यूट्रल एटम में से, वो इजी था, अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था। इसीलिए हायर आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती चली जाती हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I think everything would be clear. If there is something wrong, if there is something that you don't understand, then you can contact with me. Allah Hafiz.